नमस्कार। एक खबर आई कि आईएसआई चीफ नदीम अंजुम को मिल गया 1 साल का एक्सटेंशन। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, 70% है, 80% है। एक पाकिस्तान के बड़े जाने माने जर्नलिस्ट असद तूर ने एक एक वीडियो भी बनाया था कि नहीं मिलेगा, 70% रह गया है, बनती नहीं है। लेकिन फाइनली नदीम अंजुम आईएसआई चीफ को एक्सटेंशन 1 साल का मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि आसिम मुनीर चाहते थे। आसिम मुनीर क्यों चाहते थे? क्योंकि आईएसआई पे कोई और आदमी आके बैठ गया और उसने वैसे ही बिहेव करने लगा जैसे कि पिछला वाला कर रहा था। यानी कि पिछले वाले ने जो परेशान किया था आर्मी चीफ को, वैसे ही इसने भी किया। तो क्या होगा? हाथ से निकल गई कहानी। तो क्या होगा? अपना आदमी हर जगह बैठा होना चाहिए। पाकिस्तान पूरी तरह से शिकंजे में आ चुका है आर्मी के। आर्मी डिक्टेटरशिप चल रही है। और केयरटेकर गवर्नमेंट, इससे पहले वाली गवर्नमेंट कौन सी बहुत काबिल थी। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के कुछ कानून होते हैं, एक्सटेंशन देना है नहीं देना। आर्मी वालों को तो बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं मिलता, आईएसआई चीफ को क्यों मिलेगा? इनको एक्सटेंशन देकर के क्या आर्मी ने अपनी कमांड बढ़ाई है? क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट कोई पपेट गवर्नमेंट आने जा रही है? देखिए, गवर्नमेंट पपेट आएगी ये तो यही स्टैब्लिश हो गया ना, क्योंकि आपको अपने इंस्टीट्यूशन पे तो भरोसा नहीं है, आपको तो भरोसा आदमियों पे है। तो दैट मीन्स पाकिस्तान इज स्टिल नॉट अ कंट्री ऑफ विच इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये तो रूल ऑफ इंडिविजुअल है कि तुम्हारे और मेरे बीच में बात चल रही है तो फिर हम तुम साथ में रूल करेंगे। और ये मजे की बात है, जो जिसको जिसको एक्सटेंशन मिला है उसी ने प्रॉब्लम करी। आप देख लीजिएगा, ये साला इनका रिकॉर्ड ही रहा है। वो बाजवा को एक्सटेंशन दी तो बाजवा ने आमिर खान, ये क्या नाम है यार, इमरान खान की वोट लगा दी। परवेज मुशर्रफ को लेकर के आए थे, ये उनके सबसे खासम खास थे, क्या नाम है ये, नवाज शरीफ, उन्होंने उसकी वोट लगा दी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सटेंशन देते क्यों हैं भाई। एक्सटेंशन से क्या हो जाएगा? तुम, इसका मतलब है कि कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है तुम्हारी कि पाकिस्तान को किस सिमत ले जाना है। पाकिस्तान का जो 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 दिग्दर्शन होगा, जो उसका निर्देशन है, वो किस डायरेक्शन में, इनको पता ही नहीं है। तो इनको ये कि भाई हम तुम एक तरीके का विजन लेके चल रहे हैं, हमारा तुम्हारा व्यू एक है, इसका मतलब कि पाकिस्तान की कोई एक यूनिफाइड सस्टेन पॉलिसी नहीं है। वरना तो भाई इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज होती है ना, इंडिविजुअल पॉलिसीज क्या होती है? इंडिविजुअल का व्यू कुछ भी हो, जो इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया हो तुम उसको फॉलो करोगे। तो दैट शोज द थिंग्स, दैट शोज कि ये फिर से फेल होंगे। क्योंकि इनको कि तुम कब तक अपना आदमी रखोगे, कितनी बार तुम उसको कहोगे कि तुम मेरे बात करो। इसका ये मतलब है कि कोई नाराज होकर बैठा होगा, क्योंकि किसी का टेन्योर तो जाएगा ना। जिसने सपने देखे होंगे कि मैं आईएसआई का हेड बनना चाहता हूं, उसका तो सपना खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी तो रिटायरमेंट हो जाएगी, आपने उसको बैठा के रखा हुआ है। तो डिसगंटलमेंट होगा, उसका अपना एक सेट ऑफ लोग होंगे जिसको कि वो अब इनके अगेंस्ट में भड़काएगा। एक्सटेंशन इज अ वेरी बैड थिंग, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ पोस्ट। आपको एक्सटेंशन देनी है तो आप किसी और चीजों में दें। तो ये दिखाता है कि नेवर, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी, इट इज गोइंग टू बी अ पर्सनल विम्स एंड फैंसीज ऑफ इंडिविजुअल, जो कि पाकिस्तान को रूल करेगा। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए इंडिविजुअल्स का आपस में सही होना ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का नहीं, इंडिविजुअल्स का। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना ही नहीं चाहते, उसको इंडिविजुअलाइजेशन करना चाहते हैं। पूरी दुनिया ने पिछले 200 साल में यही सीखा है कि रूल ऑफ पर्सन इज अ बैड थिंग, रूल ऑफ लॉ इज अ गुड थिंग। ये आज भी रूल ऑफ पर्सन के ऊपर है, और ये रूल ऑफ लॉ के थ्रू रूल ऑफ पर्सन करते हैं। तो हटा दो ये इंस्टीट्यूशन ना। क्यों ये सब तुमने ये सब फिefdom बना रखी है कि इलेक्शन कराएंगे और ये कराएंगे, जब तुम्हें ही सारे पॉलिसी डिसीजन लेने हैं तो लो। अदरवाइज तुम एक जो नेचुरल प्रोसेस था, जो कि एलिजिबल बंदा था, उसको अपॉइंट कर देते। और ये अपॉइंटमेंट की किसने है? गवर्नमेंट का क्या से है? गवर्नमेंट तो केयर टेकर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मिलिट्री डिसीजन ले लिया इन्होंने, ये इसकी क्या वैलिडिटी है? तो कल को जो गवर्नमेंट आएगी वो तो इनके पैरों के नीचे रहेगी। एक चीज और जो खबर अभी हाल में आई है वो ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। आनंद, इस चीज को इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आर्मी चीफ इकोनॉमी की रिवाइवल कर रहा है और एक फाइनेंस मिनिस्टर है। पहले तो डिफेंस मिनिस्टर, वो एक पपेट पोस्टिंग थी, अब फाइनेंस मिनिस्टर भी पपेट पोस्टिंग हो गई। आर्मी चीफ इकोनॉमी संभालेगा तो देश की सिक्योरिटी कौन संभालेगा?
आर्मी को और पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में अक्सर मैं सुनता हूँ ना, देखिए पाकिस्तान तो 1950 तक हिंदुस्तान की जीडीपी का 200 गुना था, 5 गुना था, 6 गुना था। वो ये भूल जाते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ दी वो थी ग्रोथ। एक इंडिया की पूरी जीडीपी को तुमने 20 से काटा तो वो उस इकोनॉमी को बुरे होने में करीबन 10-15 साल लगता है। वो लग गया। वो अब जब वो पेड़ सड़ गया तो तुम अब ये बोलो कि एक समय हम इनसे ज्यादा थे। अगर तुम्हें अपनी सोसाइटी, अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है, टू नेशन थ्योरी पे जब तक आग नहीं जलाओगे तुम, पाकिस्तान जब तक सूरज चांद रहेगा और तब तक पाकिस्तान रहेगा, तब तक पाकिस्तान एक भिखारिस्तान रहेगा। बात एकदम सिंपल है, जिसके नहीं समझ में आ रही है उसकी प्रॉब्लम है। ये टू नेशन थ्योरी इज द रीजन ऑफ योर इकोनॉमिक फेलियर, नॉट दिस इकोनॉमिक पॉलिसी। बिकॉज और क्या होता है इकोनॉमिक पॉलिसी? भाई इकोनॉमिक तो लोग करते हैं, गवर्नमेंट उसको मैनेज कर लेती है पॉलिसी में थोड़ी बूस्ट देके कि इस वाले सेक्टर को ज्यादा दे दो, इसको टैक्स मत दो, इसको टैक्स हॉलीडे दो, इसको ये दे दो, वो दे दो। गवर्नमेंट का काम है, लोग इकोनॉमिक्स करते हैं। तुमने काट रखा है, तुम कहते हो कि गुड्स लेकर के आओ, अगर किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इंडिया का, तुम्हारा जो नेचुरल इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर है वो इंडिया है, उसके साथ तुमने ट्रेड नहीं करनी और फिर तुम इकोनॉमिक्स की बात करते हो। टू नेशन थ्योरी इज द रीजन फॉर देयर इकोनॉमिक फेलियर। जब तक और मजे की बात, आर्मी इज द कस्टोडियन ऑफ टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी की कस्टोडियन तो आर्मी है। और कह रहे हो कि ये आसिम मुनीर जो है वो करेंगे, रिवाइव करेंगे। अगर है आसिम मुनीर में गट्स तो ताल ठोके कहेगी कोई जरूरत नहीं है हमें टू नेशन थ्योरी की, कश्मीर का मुद्दा खत्म करें। तुम कश्मीर मुद्दा क्या है? टू नेशन थ्योरी नहीं है तो और क्या है कश्मीर का मुद्दा? क्योंकि कश्मीर के कुछ लोग मुसलमान हैं तो वो इस्लामिक एरिया हो गया। तो तुम्हें अच्छा इस्लामिक। डॉक्टर साहब, आपने काफी पहले बताया था, मैं शायद दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, माफी चाहूंगा, कि इनका मुस्लिम उम्मा भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। आपका एक दोस्त था जो कि पाकिस्तानी, वो पसंद नहीं करता था। हाँ, सीरियन, वो मेरे मुंह पे कहता था कि पाकिस्तान डूड दे नॉट आवर, वो टप टप दारू पीता था है। और वो जो हमारा पाकिस्तानी फ्रेंड था वो पांचों टाइम नमाज भी पढ़ रहा है। अच्छा, दुनिया के सारे तो क्या इज्जत है पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा में? कोई इज्जत नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई इज्जत नहीं। वो साफ कहते हैं इनका कल्चर हमारा कल्चर नहीं है। मुझसे उसने पूछा, रोहित दादा, मुझे आज भी याद है, उसने कहा मिश्रा जी यू टेल मी हाउ मेनी अरब स्टेट्स आर देयर। उसने नहीं पूछा मुस्लिम स्टेट, उसने कहा तुम ये बताओ हाउ मेनी अरब स्टेट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, मैं तुम्हें आज रात का डिनर करवाऊंगा। तो मैंने उसको 15 गिना दिया। उसने कहा 21 थे, तुमने 15 गिनाया, मैं तुम्हें डिनर फिर भी करूंगा। वो अरब होने पे प्राउड करते हैं। वो पाकिस्तानियों को अरब मानेंगे? टुडे पे रखो तुम। वो इतनी गालियां देता था दादा, इतनी गालियां देता था। जब हम लोग जाते थे, हम थे, हमारे ग्रीक प्रोफेसर थे और वो था, वो कभी पाकिस्तानी को लेकर, वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। और आपको एक और मजे की बात बताया, वो जो पाकिस्तानी दोस्त था उसने ना ब्रदर होके एक लिबियन और वो ब्रदर हो गए। ए ब्रदर लेट्स गो ब्रदर, ये ब्रदर वो ब्रदर, खूब चला। शुरू में एकदम दांत काटी दोस्ती भाई, इस्लामिक ब्रदरहुड। चौथे हफ्ते में मुझे एक न्यूज आई कि ये दोनों लोग एक टैक्सी से गए थे वो करने शॉपिंग। तो मेरा जो पाकिस्तानी मित्र था वो अकेले वापस आ गया, उनके साथ एक टैक्सी में भी नहीं रहा। ये हालत हो गई। तो दादा ऐसा है, ना तुम्हारा खान पान मिलता है, ना तुम्हारी सोच मिलती है। अब जैसे आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा दादा आप कैसे हैं, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं। मुझे वो लिबियन ने बताया कि अगर तुमने हमारे से ये पूछ दिया ना भाभी जी कैसी है, तो हम बताने तो खून हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। तो मेरी बीवी के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या इंटरेस्ट है मेरी बीवी में? आप देखें कल्चरल डिफरेंस। तो और वो जो मेरा सीरियन दोस्त था वो कहता था यार हम तो आपस में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स और ये सब आपस में ही शादियां, क्योंकि वही सीरियन क्रिश्चियन भी है, वही सीरियन मुस्लिम्स भी है। वो कह रहा है यार वी हैव ओपन सोसाइटी, ये इनकी सोसाइटी नहीं है, वो तो क्रिश्चियन को जला रहे। आपने कभी सीरिया में सुना ये सब चीजें होते हुए? क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी तो सीरिया से आती है। सीरियन क्रिश्चियन, केरल के बहुत से क्रिश्चियंस आज भी अपने आप को सीरियन क्रिश्चियन कहलवाते क्योंकि उनका क्रिश्चियनिटी सीरिया से आई है। तो देखिए वो बर्थ प्लेस है क्रिश्चियनिटी का, वो बर्थ प्लेस है इस्लाम का, तो वो एक दूसरे तरीके से देखते हैं। वो मुझसे कहता था दादा कि दे आर नॉट आवर कल्चर। बोला कि डोंट कंफ्यूज पाकिस्तानी कल्चर इस्लामिक कल्चर, अरब कल्चर इज डिफरेंट। वो बोलता है यू वांट टू बिलीव इन एनीथिंग, बिलीव इन एनीथिंग, वी डोंट केयर, वी डोंट तो केयर। ये पाकिस्तानी इतना क्यों ये ज्यादा ही मुस्लिम है। जो उससे बता तो रहे वो दारू पीता था। और मेरा जो दोस्त था वो सारे के सारे इस्लामिक रूल को फॉलो करता था, लेकिन दुनिया के सारे वो क्या ही बोले, हम ऑनलाइन ऑफलाइन बात करें। नहीं, तो ये पाकिस्तानी इतना क्यों बोलते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा का पार्ट हैं, मुसलमान भाई हैं, जब दूसरे मुसलमान भाई मानने के मूड में नहीं? क्योंकि ये सिर्फ सारी दुनिया कहती है मलय मुस्लिम है, इंडोनेशियन मुस्लिम है, सीरियन मुस्लिम है, अरब मुस्लिम है, और ये मुस्लिम, ये दुनिया की इकलौती कौम है जो कहती है हम सिर्फ मुस्लिम हैं।
ये दुनिया की इकलौती कौम है जो कहती है हम पंजाबी नहीं बोलेंगे। सीरियन अपनी सीरियन पे शर्माता है क्या? अरब अपनी अरबिक पे शर्माता है क्या? मैं बार बार कह चुका हूँ, तुम्हारा ये कहना है कि प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, इस्लाम के आने के साथ साथ एक नई उम्मा का जन्म हुआ, तो फिर तो अरबिक उम्मा खत्म हो जानी चाहिए। अरब को तो अरब नहीं होना चाहिए। अरब आज भी अरब है, तो प्री इस्लामिक आइडेंटिटी है। तुम हो जो अपने सारी की सारी आइडेंटिटी पे आग जलाकर बैठे हुए हो, तुमने उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम अपनी हिस्ट्री कल्चर से वो करते हो। भाई एक अरबिक को मुस्लिम बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिवाय इसको कि उसकी एंशियंट प्रैक्टिस में से 4-5 प्रैक्टिस छोड़ दी। जैसे एक इंडियन को बुद्धिस्ट बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको खाली एक नया फॉर्म ऑफ वो करना पड़ेगा, वो सारी जीवन शैली उसकी इंडियन ही रहती है। वो भले वो आगे कल क्या यहाँ पे हम भगवान राम को नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। एक जगह मैं बड़ा अच्छा सुना था, कोई बुद्धिस्ट टीचर थे, वो इंडियन ही थे महोदय, तो कहते कि हम सनातन को उखाड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे। उनका दूसरा इंटरव्यू आया कि यार हम एक आदमी को बुद्धिस्ट बनाते हैं, अगले दिन वो कांवड़ लेके चला जाता है, साला हम क्या करें यार इसमें, बताओ। तो वो नहीं समझ रहे, स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है, इंसान को उससे खुशियां मिलती है, वो ईश्वर से अपने जैसे जुड़ जाए। ये सब जुड़ने का तरीके है ना, ये कोई छोटा बड़ा करने का सिस्टम नहीं है। अब वो स्टालिन का बेटा है, वो मूर्ख आदमी, वो कह रहा है कि सनातन धर्म जो है वो तुम्हें समझ ही नहीं है। अभी तुम अगर तुम क्रिश्चियनिटी के थ्योरीज को देखोगे, क्रिश्चियनिटी ने रिफॉर्म किया। क्रिश्चियनिटी का तो बेसिक प्रिंसिपल है कि देयर इज वन गॉड, बाकी सब तो खत्म है। तुम क्यों आ गए फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे? क्यों तुमको जो जब क्रिश्चियनिटी का जो सबसे उरूज का पीरियड है, जो उसके सबसे टॉप का पीरियड है, उसको तो ये कह रहे हैं डार्क एजेस। प्रोटेस्टेंट कौन था? मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो तुमको आना पड़ा फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, तुम हमें सिखा रहे हो यार, को दाका खौफ करे। मैं स्टालिन के बेटे की बात करूं तो स्टालिन के बेटे ने जो बोला, अगर किसी मुसलमान ने इस्लाम के लिए बोल दिया होता तो क्या होता? हिंदुस्तान, देखिए क्रिश्चियनिटी और हिंदुस्तान का क्रिश्चियन और हिंदुस्तान का मुसलमान, वो क्रिश्चियन के सी नहीं जानता और ना इस्लाम का आई जानता है, वो सिर्फ एंटी हिंदू है। मैं स्विट्जरलैंड में था दादा, मैं ताल ठोक के बताता हूँ आपको, मैं स्विट्जरलैंड में था, ये बात आप सुनिए दादा मेरे साथ। मैं स्विट्जरलैंड में था, मैं अपना LLM करने गया था, और मेरे जो मकान मालिक थे बहुत हार्डकोर क्रिश्चियन थे, बहुत हार्डकोर क्रिश्चियन। एक बार, और मैं जब उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल देखी कि मैं दारू नहीं पीता, मैं वाकई में बड़ा सज्जन व्यक्ति था भी, दारू नहीं पीता, लड़कियों का नहीं, मतलब ये नहीं करता, वो पढ़ने में ठीक था। तो वो ना अपने इलाके के, जेनेवा की बात है, अपने इलाके के प्रीस्ट को बुला के लाया। वो मुझसे इसलिए मिलने आया कि मैं ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं था उनके लिए, ब्राह्मण का मतलब नॉलेज का था। ब्राह्मण आज भी कॉन्शियसनेस को वो करता है, एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है अपने नॉलेज के दम पे। तो भाई मैं तो भाई कर्म अगर शूद्र हूं तो मैं भाई नॉलेज ब्राह्मण तो एक अलग चीज है। तो मेरे ये कहने का मतलब ये कि जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व का जो झंडा उठाया है, वो किस ब्राह्मण ने उठाया है? सारा झंडा तो शिवाजी राव भोसले ने उठाया, वो ओबीसी थे। आज की डेट में हिंदुत्व का फेस कौन है? कोई ब्राह्मण है क्या? हिंदुत्व का फेस गोस्वामी तुलसीदास, भाई मैं अभी की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि। यस। तो ये फिलॉसफी नहीं समझ पाए। इनके लिए सनातन धर्म का मतलब एक है, कास्ट बस। नहीं, क्रिश्चियनिटी ने यहाँ पे जो फैलाया अपने आप को, ये कास्ट सिस्टम है, इनइक्वालिटी है। तुम्हारे यहाँ बिलीवर अनबिलीवर को लेकर जो सेंटेंसेस कहा गया है, अगर कहें आप पढ़ दें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बिलीव करते हैं वो बिलीवर्स और अनबिलीवर्स को लेकर के, कि आप अनबिलीवर को टच नहीं कर सकते। क्रिश्चियनिटी का बिलीव अनटचेबिलिटी तुम्हारे यहाँ नहीं है। सो पॉइंट ये है दादा कि हिंदुस्तान का क्रिश्चियन और हिंदुस्तान का, उसको देखिए, यूरोप की क्रिश्चियनिटी में कोई बुराई नहीं है, यूरोप का कल्चर उनकी क्रिश्चियनिटी है, ये जूडो क्रिश्चियन स्टेट है। तो अगर कोई यूरोप में हिंदू बन जाए या बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे, फिर भी वो क्रिश्चियन रहेगा ही, वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगा ही, क्योंकि क्रिसमस मोर देन रिलीजन उसकी कल्चर का भी पार्ट है। आप समझ रहे हैं? तो हिंदुस्तान, ये जो स्टालिन जैसे लोग हैं, इनको सनातन की फिलॉसफी का पी नहीं पता है, और ना इनकी क्षमता है इतनी। ये सिर्फ कास्ट सिस्टम है, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, कास्ट सिस्टम है। इसमें कहा गया कि सब ब्राह्मणों का सुख हो और जो करना हो। जब ये कहते हैं एकम सद बहुधा विप्राह वदन्ति, तो इसमें कौन सा कास्ट सिस्टम आ रहा है? कास्ट सिस्टम एक सोशल ऑर्डर है, वो फिलोसॉफिकल, उसमें कोई हायरार्की नहीं है। देयर इज नो हायरार्की इन कास्ट सिस्टम। शूद्र और ब्राह्मण एक बराबर है, कहीं नहीं लिखा। ये इनकी कंस्ट्रक्शन, उसमें हायरार्की ढूंढते हो। करुणानिधि या उनकी फैमिली कौन सी कास्ट से? अंबटन मतलब नाइल। वो उन्होंने अपनी कास्ट के लिए कितना किया, अपनी जेब भरने के सिवा? वो दुनिया को कास्टिज्म बताते हैं, दुनिया को एंटी हिंदी बताते हैं। तमिलनाडु आज बैंगलोर से और हैदराबाद से क्यों हारा? क्योंकि एंटी हिंदी गेम खेला।
वरना चेन्नई हम बचपन से देखते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये चार ही तो शहर थे। क्यों आज अंग्रेजों की वजह से। बैंगलोर और हैदराबाद इससे आगे निकल गए? यही वो गेम था। और अंग्रेजों की वजह कास्ट से दादा। सिस्टम और एंटी हिंदी, इन दो की वजह से तमिलनाडु पीछे जा रहा है। वरना तमिलनाडु वो नहीं नहीं, सब वो है। लोग बहुत अच्छे दादा, मैं आपको बताऊं, मेरे जितने तमिलियन फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत बहुत मिला हूं, सब हिंदी आराम से बोलते, कुछ नहीं करते। ये इनको भड़काते हैं। जैसे मेरे एक स्टूडेंट क्लास में बोली, सर ऑरेंज इज क्रीपी। मैंने कहा बेटा तुम पहले बात तो करो कॉन्सेप्ट पे। तो पॉइंट ये है कि धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मल होंगी, बट ये जो है ना, ये सनातन को समझने के लायक इनकी स्टैंडर्ड नहीं, इस फिलोसफी को समझने के लायक नहीं। और तुम अगर क्रिश्चियन हो तो पहले ही मैंने बता दिया, हिंदुस्तान का क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी से कुछ लेना देना नहीं है। वो क्रिश्चियनिटी को समझता है कि अंग्रेजी बोलना क्रिश्चियनिटी है। वो समझता है केक बना के खाने का मतलब क्रिश्चियनिटी है। वो समझता है कि सिर्फ क्या नाम है, होली नहीं मनाना क्रिश्चियनिटी है। सारे क्रिश्चियंस होली दीपावली मना रहे हैं, अमेरिका में सेलिब्रेट हो रहा है। वो बोरिस जॉनसन दे रहा है। तुम मनाओगे होली दीपावली की बधाइयां दोगे, नहीं दोगे तुम? तो यार ये सब बेकार का कॉन्सेप्ट है। कोई रिलीजन बुरा या बड़ा नहीं होता, क्रिश्चियनिटी भी अच्छी है, सब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान का क्रिश्चियन जो है वो एंटी हिंदू है रादर देन प्रो क्रिश्चियन। जिन देवताओं की पूजा करके इनके बाप दादा जिंदगी भर काटते रहे, और जिस मंदिर की, तिरुपति बालाजी की, पूरी इंडिया इज्जत करता है, उनकी ये भी इज्जत करते हैं, उसके बाद वोट्स के लिए ये सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। क्या हम अपने टॉपिक से डिविएट करके, पाकिस्तान की सिचुएशन जो थी वो अलग थी और इंडिया की अलग है। इंडिया में क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसलिए ये सारे बोल पा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन अभी और करेंगे, और इस पे ये जो इन्होंने बोला है स्टालिन के बेटे ने, इस पे भी बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम।